Hello, my dear students and friends. Welcome to my channel Aspects of Mathematics. जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और बिना गणित के अध्ययन के पूरी दुनिया का विकास संभव नहीं हो सकता है और स्वयं व्यक्ति का भी नहीं हो सकता है। अपने वीडियो के इस पार्ट में हम आपको घातांक की अवधारणा, घातांक की आवश्यकता और घातांक के नियम इत्यादि विषयों के बारे में क्रमशः चर्चा करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से। तो मैंने वीडियो के इस पार्ट में घातांक की आवश्यकता और उससे संबंधित कुछ रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किया है, जिसको आप सीख करके अपने गणित के विकास को क्रमिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप धैर्य रख करके इस प्रकरण को सुनें और जो समझ में ना आए उसको पुनः बैक करें और बैक करके वीडियो को देख करके बार बार आप इस प्रकरण को समझने की कोशिश करें। और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद और विश्वास भी है कि आप इसको रुचिकर ढंग से अच्छे वे में लेंगे ताकि आपका काम जो है आसान हो जाए। तो घातांकों के नियम के बारे में और घातांक की आवश्यकता के बारे में सबसे पहले हम ये चर्चा करना उचित समझेंगे कि पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गिनती की जो भी संख्याएं यूज़ की जाती हैं, वस्तुओं को गिनने के रूप में जो संख्या या जो अंक प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए तो ये प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी प्रकार से आगे चलते चले जाएंगे और हमारी प्राकृतिक संख्याएं मिलती जाएंगी। तो इस प्रकार से आप स्वतः समझ सकते हैं और स्वतः आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है वह अनंत रूप में, उसमें कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। मतलब इसका मेरे कहने का है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो अनंत समूह है, प्राकृतिक संख्याओं का जो भी अनंत समूह बनेगा, उस अनंत समूह में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। क्योंकि हम जो भी संख्या प्राप्त करते हैं, हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आप समझें इस बात को थोड़ा सा कि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो अगली बड़ी संख्या 2 मिलती है। जब हम 2 में फिर 1 जोड़ते हैं तो हमारी अगली बड़ी संख्या 3 मिलती है। 3 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारी अगली बड़ी संख्या 4 मिलती है। 4 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो अगली बड़ी संख्या 5 मिलती है। 5 में हम अगली संख्या 1 जोड़ते हैं, 5 में 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या 6 मिलती है। 6 में हम 1 जोड़ते हैं तो बड़ी अगली संख्या 7 मिलती है। 7 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारी अगली संख्या 8 मिलती है, जो कि 7 से बड़ी है। इसी तरह से 8 में हम 1 जोड़ते हैं तो हमको अगली बड़ी संख्या 9 मिलती है, जो कि 8 से बड़ी है। इसी तरह से आप मान लीजिए 203 में 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली बड़ी संख्या 204 मिलती है और 1005 में हम 1 जोड़ते हैं तो हमारी अगली बड़ी संख्या हमारी अगली बड़ी संख्या 1006 मिलती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ करके उसकी अगली प्राकृतिक संख्या हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो अनंत समूह है, उस अनंत समूह में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हम बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए अगर हम कल्पना के तौर पर मान भी लें कि अमुक संख्या सबसे बड़ी है, तो उसमें 1 जोड़ करके आप उसके आगे वाली सबसे बड़ी संख्या को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब हम इस चर्चा को यहीं बंद करते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के अनंत समूह का मतलब यह हुआ कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं अनेकों प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनकी गिनती करना संभव नहीं है, तो इसे हम प्राकृतिक संख्याओं का अनंत समूह कहेंगे।
अब आप एक संख्या लेते हैं, हम उदाहरण के तौर पर हम एक संख्या लेते हैं और उस संख्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक संख्या लें और इस संख्या को हम गिनते भी चलते हैं, लिखते भी चलते हैं। हमने लिखा 1, इसके बाद 0 0 0 0 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, आगे बढ़ते चलिए 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। हमने इतनी बड़ी एक संख्या लिखा। अब आपको क्या लगता है? हमें लगता ये है कि इतनी बड़ी संख्या को लिखना, एक तो यह संख्या स्थान जगह भी घेरेगा और इतनी बड़ी संख्या को लिखने में हमें कठिनाई भी होगी। हम इससे बड़ी भी संख्याएं लिख सकते हैं, अभी और बड़ी संख्या हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने के दृष्टिकोण से केवल इतनी ही बड़ी संख्या लेते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को लिखना और इतनी बड़ी संख्या को दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि यह जगह घेरेगा, स्थान घेरेगा और समय टाइम टेकिंग प्रकरण होगा। तो इस तरह से इस संख्या को पढ़ना भी सुविधा की दृष्टिकोण से पढ़ना भी थोड़ा आसान नहीं है, हमें पढ़ने के लिए भी इसमें समय देना पड़ेगा। इसी तरह से अन्य प्रकार की संख्याओं को भी आप लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, अब इतनी बड़ी संख्या को लेते हैं। अब मान लीजिए इसी तरह से जो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है, चाँद का द्रव्यमान है, चाँद की त्रिज्या है, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के बीच की दूरी को लें तो ये ग्रहों के बीच की दूरी बहुत बड़ी होगी। पृथ्वी का द्रव्यमान स्वयं में 10/24 की कोटि का होता है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसको इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, करोड़ के रूप में पढ़ना आसान नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 10⁻⁻19 यानी 1.6 × 10⁻19 की कूलाम का आवेश होता है। अब इसको हम अंक के रूप में अगर लिखते हैं दशमलव लगा करके, तो इसको भी लिखना सुगमता के दृष्टिकोण से कठिन है, यानी सुगम नहीं है, सुगम में नहीं है। और ऐसी संख्याओं को पढ़ा जाना भी सुगम में नहीं है। पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे लेकिन सुगम में नहीं है। तो इस तरह से इस प्रकार की संख्याओं को उचित ढंग से लिखने के लिए और अपनी गणना की संक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई, जो कि घातांक के रूप में हमारे सामने अस्तित्व में आया। अब आप देखें, जैसे हम लेते हैं पृथ्वी का ही द्रव्यमान लेते हैं, तो पृथ्वी के द्रव्यमान को ही अगर हम लें तो देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान आप देखिए 5, 9, 7 और 2 और इसके आगे 21 शून्य है। हमने जो लिखा है ये पृथ्वी का द्रव्यमान 5, 9, 7, 2 और इसके आगे यह जितने शून्य लिखे गए हैं यह 21 शून्य है। तो यह पृथ्वी के द्रव्यमान को लिखना और इसको समझना यह सुगम में नहीं है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखें, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह आवेश इस तरह से होता है 0.000000000000 फिर 0.000016 कूलाम। यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है और इतनी ही आवेश की मात्रा एक प्रोटॉन पर भी होती है। तो अब देखिए इसको लिखना, इस प्रणाली के तहत में लिखना यह सुगम्य नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सुगमता की दृष्टि से इसको भी, सुगमता की दृष्टि से इस अंक संख्या को भी, सुगमता की दृष्टि से इस संख्या को भी और सुगमता की दृष्टि से इन संख्याओं को भी लिखना टाइम टेकिंग है और स्थान टेकिंग है, प्लेस टेकिंग है। तो इस फलस्वरूप क्या हुआ कि इन संख्याओं अथवा ऐसी ही अन्य संख्याओं को पढ़ना, उनका योग और अंतर ज्ञात करना, कभी कभी ऐसी संख्याओं की तुलना करना और उपयुक्तानुसार इनका गुणन की क्रिया करना सामान्य विधियों द्वारा, सामान्य जो हम विधि कहते हैं, यह सामान्य विधियों द्वारा संभव नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि सामान्य विधियों द्वारा यह नितांत ही दुष्कर है। तो हुआ क्या, ऐसी ही अध्ययन संबंधी उत्पन्न गणितीय समस्याओं के निराकरण के लिए
इस प्रकार की गणितीय समस्या के निराकरण के लिए, निवारण के उद्देश्य से घातांक को परिभाषित किया गया, उसकी प्रणाली विकसित की गई और वह प्रणाली आवश्यकतानुसार हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त भी हुई। अब आगे चलिए हम संख्याओं के आधार और उनसे संबंधित घात के बारे में चर्चा करते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब हम एक संख्या लेते हैं, पुनः हम एक संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं ये संख्या हम लेते हैं इस तरह से, यह संख्या हम ले रहे हैं और देखिए इसको क्या कर सकते हैं। यह जो संख्या हमने लिया इस तरह से, इस संख्या को क्या कर सकते हैं, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य है, तो हम 10 के रूप में इसको 8 बार लिख सकते हैं। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अब आप देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब यह क्या हुआ, हम इस संख्या को हमने 10 के गुणन के रूप में लिखा, हमने इस संख्या को 10 के गुणन के रूप में लिखा। और यहाँ क्या है, जो गुणन में संख्या है 10, गुणन में जो ये संख्या 10 है यह 8 बार प्रयुक्त हुई है। आप समझें इसको, गुणन में संख्या, यह जो गुणन में संख्या 10 है यह लगातार, गुणन में जो संख्या 10 है यह लगातार 8 बार है। यह गुणन में संख्या 10 लगातार 8 बार है, 8 बार है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 पर 8, 10 के ऊपर हम 8, और यह लिख सकते हैं, इसको लिखा हमने इस तरह से 10 पर 8 का 10 के ऊपर 8 का अंक लिखा। और इसे पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे 10 की घात 8, 10 की घात 8, इसको पढ़ते हैं 10 की घात 8। और इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं 10 टू द पावर, इसको हम पढ़ते हैं 10 टू द पावर 8। इसको हम पढ़ेंगे क्या, 10 टू द पावर 8 पढ़ेंगे, 10 की घात 8 यानी 10 टू द पावर 8। तो इस तरह से संख्या के इस प्रकार के सांकेतिक रूप में संख्या 10 को आधार कहते हैं और 8 को हम घात कहते हैं। फिर से सुने, हमने क्या कहा, संख्या के इस प्रकार के सांकेतिक रूप को, जो 10 पर हमने 8 लिखा है यह एक संकेत है, और इस सांकेतिक रूप को जो हमने लिखा है, इस सांकेतिक रूप को जो लिखा है, तो सांकेतिक रूप में जो 10 पर हमने यह 8 लिखा है यह 10 आधार है। 10 क्या है, ये 10 जो है आधार है, 10 आधार है और 8 क्या है, घात है। 10 आधार है और 8 जो है घात है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम अगली संख्या लेते हैं एक और उसको फिर समझते हैं। आप एक अगली संख्या लें, जैसे मान लीजिए हम 100 ले रहे हैं, सबसे छोटा 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ जो संख्या गुणन में जो संख्या 10 है, गुणन में जो संख्या 10 है यह 2 बार प्रयुक्त है, तो हम लिखेंगे 10 पर 2 की घात, और इसे पढ़ेंगे 10 पर 2 की घात यानी 10 की घात 2। और यहाँ भी आधार कितना है, आधार 10 है और घात कितना है, 2 है। आधार 10 है, घात 2 है। इसी तरह से हम 1000 लेते हैं और 10,000 लेते हैं, तो 10,000 को देखें 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यह 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी गुणन की संख्या जो 10 है यह 4 बार प्रयुक्त हुई है, 1 2 3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पर 4 की घात, और इसको पढ़ेंगे 10 की घात 4। इसमें भी आधार क्या है, इसमें भी आधार हमारा 10 है और घात कितनी है, घात जो है आधार 10 है और घात कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार यहाँ संख्या
जो 10 है वह गुणन में 4 बार प्रयुक्त है। यह जो संख्या 10 है यह गुणन में 4 बार प्रयुक्त है, तो 10 हमारा आधार हुआ और घात कितना हुआ, 4 हुआ। अब हम आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं और अगले उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पृथ्वी के द्रव्यमान को ही लिया, पृथ्वी के द्रव्यमान को ही समझते हैं। हम कैसे इसको लिखेंगे, मान लीजिए आपका है पृथ्वी का द्रव्यमान 5972, 5972 और इसके आगे हम लिखते हैं 21 शून्य, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 16, 2 16, 2 18, 2 20 और 1 21। अब देखें इस संख्या को हमने लिखा, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। यह क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, इतने किलोग्राम है। यह पृथ्वी का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है, 5972 और इसके बाद यह 21 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब इस संख्या को लिखना दुष्कर भी है और पढ़ना भी दुष्कर ही है, आसान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घात के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे तो हम घात के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 5 के बाद दशमलव लगाएंगे। हम 5 के बाद दशमलव लगाएंगे और लिखेंगे 972 और फिर गुणा और 10 के ऊपर, चूंकि यह 21 शून्य है तो 10 के ऊपर 21 की घात हो जाएगी और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक बच रहा है तो 21 में 3 और हम जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 24 किलोग्राम। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम इस रूप, सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। अब आगे चलें, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो आवेश की हमने चर्चा किया, 0.0000000, इसी तरह से हम लिखते चल रहे हैं। और आप देखें इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 18, 1 19 और 1 20। अब इतने कूलाम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को 10 के घातांक के रूप में भी हम आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें आप क्या होगा, यहाँ 1 और 6 है, हम 1 के बाद दशमलव लगाएंगे और लिखेंगे 1.6 और फिर गुणा 10 पर। अब एक को सम्मिलित करते हुए 1 के पहले और इस दशमलव के बीच में कुल कितने अंक हैं, तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कुल 19 हो रहा है 1 से, जो हमने दशमलव लगाया है यहाँ से लेकर के इस दशमलव के पॉइंट के बीच कुल 19, तो 10 पर ऋण 19 और यहाँ लिखेंगे कूलाम। तो हम इतनी बड़ी राशि को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1.6 गुणा 10 पर 19 कूलाम का आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब हम थोड़े छोटे प्रकरणों को लेके समझते हैं, छोटे छोटे, ताकि यह घातांक लिखना और भी आपके लिए सुविधाजनक और आसान हो जाए। अब आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें घात के रूप में लिखना है 0.1 को, तो इसको आप देखिए क्या करेंगे, 0.1 को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम इसको लिख सकते हैं 1/10 और 1/10 बराबर फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 पर 1 की घात, क्योंकि यहाँ 10 गुणन के रूप में एक ही बार है। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 पर ऋण 1 की घात। जब हम 1 को हटाएंगे, अंश को हटा देंगे तो यह 10 पर ऋण 1 हो जाएगा। इसी तरह से 0.01 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/100, 1/100। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/10 गुणा 10, 10 दहा में 100, 1/10 गुणा 10, 10 दहा में 100। और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 गुणे 10, चूँकि 2 बार है तो 10 पर 2 की घात होगी, 1/10 पर 2 की घात। और इसको फिर हम बराबर लिख सकते हैं 10 पर ऋण 2 की घात, 10 पर ऋण 2 की घात। इसी तरह से और आगे चलें,
इसी तरह से और आगे हम कर सकते हैं 0.001 है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.1 बट्टे हम लिख सकते हैं इसको 1000, 1/1000। फिर यह बराबर हो जाएगा 1/1000 को, जैसा कि आप जानते हैं, लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 के गुणन के रूप में 3 बार। अब चूंकि 10 के गुणन के रूप में 3 बार है तो हम लिख सकते हैं 10 पर 3 की घात, और फिर जब हम 1 को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 10 पर 3 की घात। इसी तरह से 0.0001 है, इसको हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1/10,000, और 1/10,000 फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/10 की गुणा के रूप में 4 बार, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, और हम इसको लिख सकते हैं 1/10 पर 4 की घात, और फिर इसको हम बराबर लिख सकते हैं 10 पर ऋण 4 की घात। तो इस प्रकार से आपने देखा जो दशमलव संख्या के रूप में है उनको भी हम 10 के घातांक के रूप में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं और हम अपने प्रकरण को देखते हैं। अब इसको थोड़ा और समझें, जैसे 0.1 है, इसको घातांक रूप में लिखने के लिए आप मेमोरी रूप में केवल यह ध्यान रखें, हम 10 लिखते हैं, और 10 लिखने के बाद चूंकि दशमलव के बाद केवल यहाँ 1 अंक है तो हम ऋण 1 की घात लगा लेंगे। अब आगे चलें, 0.01 है, हम 10 की घात लगा 10 लिखेंगे, और चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 0 और 1 है, तो हम यहाँ ऋण 2 की घात लगा लेंगे। इसी तरह से पुनः आप एक बार समझें, 0.1 लिखा गया है, 0.1, इसको 10 के घातांक के रूप में लिखने के लिए हम 10 लिख लेंगे, और चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम 1 की घात ऋण 1 की घात लगा लेंगे। इसी तरह से 0.01 को हमें लिखना है तो बराबर 10 लिखेंगे, और चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 0 और 1 2 अंक है तो हम यहाँ ऋण 2 की घात लगा लेंगे। इसी तरह से 0.001 है, हम 10 लिखेंगे, और चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 10 पर ऋण 3 की घात लगा लेंगे। इसी तरह से 0.0001 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, और दशमलव के बाद आप देखिए 1 2 3 4 अंक है तो 10 पर ऋण 4 लिख लेंगे। इसी तरह से 0.0000 और 1 है, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 10 लिखेंगे, और चूंकि दशमलव के बाद कुल 1 2 3 4 5 अंक है तो हम 10 पर ऋण 5 लिखेंगे। तो इस तरह से हम दशमलव संख्याओं को 10 के आधार के रूप में इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को लिख सकते हैं। अब एक दूसरी बात समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 0.523 को 10 की घात के रूप में लिखना है। 0.5234 को 10 की घात के रूप में लिखना है, तो हम देखते हैं कि यहाँ 5 है, 5 के तुरंत बाद हम दशमलव का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 5.234, 5.234 गुणा 10 पर, चूंकि हमने दशमलव को 1 अंक दाईं ओर स्थापित किया है इसलिए 10 पर 1 लिखेंगे, 10 पर 1 लिखेंगे। अब इसी संख्या को पुनः लेते हैं हम, 5234 0.5234 को अगर मान लीजिए आप 52 के बाद दशमलव लगाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 52.34 और गुणा 10 पर, चूंकि दशमलव को आप 5 और 2 यानी 2 स्थान दाईं तरफ खिसकाए हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 पर 2 की घात। इसी तरह से अन्य प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न को लेते हैं आप, 5234 है और 0.5234 है। अब मान लीजिए आप दशमलव को 3 और 4 के बीच में लगाना चाहते हैं तो 523.4 और फिर इसको तब आप लिखेंगे चूंकि यहाँ दशमलव को 3 अंक आपने दाईं स्थान की ओर भगाया है तो यहाँ हो जाएगा 10 पर 3 की घात। तो इस तरह से आप देखें इन छोटे छोटे प्रश्नों को, दशमलव की संख्याओं को 10 के आधाघाती संकेतन के रूप में, 10 आधार के घाती संकेतन के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको एक बार पुनः हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं,
10 के आधार 10 के आधार के रूप में 10 के आधार के रूप में घातीय संकेतन, इस बात को भी समझें। घातीय संकेतन 10 के आधार के रूप में घातीय संकेतन बराबर हो जाएगा 523.4 गुणे 10⁻3। तो यह 10 के आधार के रूप में घातीय संकेतन हो गया। आप चाहे इसको लिखें, चाहे इसको लिखें, चाहे इसको लिखें, सुविधाजनक ढंग से, जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से जैसा रहेगा उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 10 के आधार के रूप में हम संख्याओं को किस तरह से लिख सकते हैं आसानी से। अब आप पुनः मुझे कहना यह है कि वीडियो को आप स्किप करके मत देखें, वीडियो को जब भी देखें फुल देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इस प्रकार आपने देखा कि 10 के घातीय संकेतन के रूप में हमें अनेक प्रकार की संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है, हमारे पास संख्या है इस तरह की, जैसे हमने संख्या लिया 520000000000 और 0, इस तरह की संख्या है। इसे हमें 10 के आधार के घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो 10 के आधार के घातीय संकेतन के रूप में लिखने के लिए 5 के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे और लिखेंगे 5.2 गुणा 10 पर। अब यहाँ दशमलव के बाद देखेंगे कुल कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 पर हम 12 की घात लगा लेंगे, 10 पर 12 की घात लगा लेंगे। आप दशमलव को 52 के बाद अगर लगाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? 52.0 गुणे 10 पर, चूँकि 52 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है शून्य के, इसलिए हम 52 गुणे 10 पर क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। तो यह 10 के आधार के घातीय संकेतन के रूप में हम बड़ी संख्याओं को इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिलहाल अब आप मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस तरह के प्रश्नों को 10 के आधारी घातीय संकेतन के रूप में आप इनको लिखना अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आसानी से समझ गए होंगे। और पुनः आपसे अंत में सबसे रिक्वेस्ट करते हुए, निवेदन करते हुए कि इस चैनल को, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। और फिर इस वीडियो से अगर आपको कभी भी समझने में असुविधा होती हो या पूर्ण रूप से समझ में न आया हो तो वीडियो को बैक ले जा करके पुनः देखें और देख करके अपने समस्या का निराकरण कर लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से चीज़ें 10 के आधारी घातीय संकेतन के रूप में लिखना आ जाएंगी। और आप यदि कुछ उचित समझते हैं तो आप मुझे कमेंट करके सलाह भी दे सकते हैं। मैं उसका अपने ढंग से तहे दिल से स्वागत करूंगा, आपके सलाह का, कमेंट का। तो फिलहाल अब अपने वीडियो के इस पार्ट को इतना ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में घातांक से संबंधित नियम को लेकर के पुनः एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।